हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका महाराणा प्रताप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपनी ड्यूशन जीके की सीरीज चल रही है, उसके मैंने लगभग ऑलरेडी 7 टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने रीड नहीं किए हैं तो वो आप जाके रीड कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, लाइक और कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं सही लग रही, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हर चीज़ आपको क्लियर कर दी जाए। चलिए अपने आज शुरू करते हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज अपने बहुत ही रोचक टॉपिक करेंगे, जिसका है नाम प्राग ऐतिहासिक काल। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन मैं आज उसमें ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि उस दिन ज़्यादा इतना हो नहीं पाया था, और आज उसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। दोस्तों, इतिहास को अपने सोर्सेस के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। अपने पढ़ने के तरीके को 2 भागों में बांटते हैं। इसमें एक तो होता है घटना के आधार पर, और दूसरा अपना तरीका होता है लेखन या लिखित साक्ष्य के आधार पर। इसमें अपने घटना के आधार पर अपने 3 भाग जो हैं वो पढ़ चुके हैं। पहला था एशियन हिस्ट्री, जिसको अपने प्राचीन इतिहास कहा था। दूसरा अपना मिडेवल हिस्ट्री, जिसको अपने मध्यकालीन इतिहास कहा था। और तीसरा आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आधुनिक इतिहास था। दूसरी तरफ देखें तो दोस्तों, लिखित साक्ष्य के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। लिखित साक्ष्य के आधार पर इसमें सबसे पहले निकल के आता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा आ जाता है अपना आद ऐतिहासिक काल। तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक काल। ये क्या है दोस्तों, सभी तीनों लेखन के या लिखित साक्ष्य के आधार पर अपने इसको 3 भागों में बांटते हैं। ये घटनाओं के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों, लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस के आधार पर अपने 3 भागों में बांटते हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो चर्चा में यही लिखित साक्ष्य के आधार पर रहेगा। और लिखित साक्ष्य में आज अपने पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड। तो लिखित साक्ष्य के आधार पर अपने 3 भागों में बांटा, जिसमें था सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड। दूसरा था अपने आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा था दोस्तों ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। अब अपने बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल को दोस्तों जो खोजकर्ताओं ने हैं वो इस प्रकार से बांटा है। इसको अपने इस प्रकार से समझेंगे, जिसको कहा गया है कि इसके अपने को यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव जो है वो अभी अभी धरती पर आया था। और आप अनुमान लगा के देखिए कि जब मानव अभी अभी धरती पर आया है तो क्या इसको अपने उसका कुछ एवोल्यूशन अभी अपना वो विकास कर रहा है, क्या अपने को कुछ वहाँ पर घटनाएं या कुछ देखने को मिलेगी? तो दोस्तों अपना रिप्लाई यही होएगा भी अपने को यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया है जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि मानव अभी अभी धरती पर आया है, वो अपना सिर्फ विकास कर रहा है, वो अपने सिर्फ इस तरह से देखने को कर रहा है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि अगर एक छोटा बच्चा या 2 महीने का या 1 महीने का है
वो अगर इस धरती पर उसका जन्म हुआ है तो क्या वो जन्म होते ही वो लिखने लग जाएगा? जन्म होते ही वो बोलने लग जाएगा? क्या जन्म होते ही वो चलने लग जाएगा? तो वही कंडीशन अपने इसी आधार पे मान के ये देख सकते हैं, अपने याद कर सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसको अपने कोई भी रिटन एविडेंस यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य अपना सिर्फ विकास देख रहा है, वो अपना सिर्फ इतना देख रहा है कि मुझे खाना मिल जाए और मैं आराम से सक्षम। तो इसका अगर दोस्तों अपने सबसे सर्वोत्तम उदाहरण माने तो वो अपने मान सकते हैं कि पाषाण काल। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाषाण काल किस काल से संबंधित है, तो उसमें वो आदि ऐतिहासिक काल दे देगा या प्री हिस्ट्री पीरियड दे देगा, इस ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो पाषाण काल है जो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसको इंग्लिश में अपने स्टोन एज भी कह सकते हैं। दूसरा अपने देखें तो आदि ऐतिहासिक काल इतिहासकारों ने इसको इस आधार पे बांटा है कि इसके लिखित तो साक्ष्य हैं, रिटन एविडेंस या स्क्रिप्ट तो मिली है दोस्तों, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसको अभी तक अपने रीड नहीं कर सके हैं। तो मेरे दोस्तों इसका अगर अपने सर्वोत्तम उदाहरण मान के देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लेखन विधि मिली है, पूरे के पूरे सिक्के मिले हैं, पूरे के पूरे लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मेरे दोस्तों उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा आपने देखें ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़ा भी जा सका है दोस्तों, अपने उसको पढ़ा भी जा सका है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो वैदिक काल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वैदिक काल से आज तक जो है वो ऐतिहासिक काल में काउंटिंग किया जाता है दोस्तों। ऐतिहासिक काल से आज तक काउंटिंग किया जा सकता है क्योंकि उसके रिटन एविडेंस मिले हैं और उसको रीड भी किया जा सका है। तो इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में बांटने के बाद जो प्राग ऐतिहासिक काल था दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में जैसे अपने बात करेंगे, अब अपने बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ये अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसका कुछ भाग मैंने पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज रहेगा क्योंकि वो पूरा मेरा रीड ही नहीं किया हुआ था। अब मैं पूरा रीड करके आया हूँ, इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो पाषाण काल को ये रहा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल या इसको कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और इसमें अपने बात कर रहे हैं पाषाण काल की। और पाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, जिसको सबसे पहले अपना नाम दिया है पूरा पाषाण काल। और दूसरा अपने को मिलेगा मध्य पाषाण काल। और तीसरा नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले निकल के आता था प्राग ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इससे पहले दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बता दूं। ये 3 भागों में बांटा हुआ था, लेकिन इसको ल्यूसेंट में साक्ष्य के आधार पर कुछ नए एविडेंस दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य दिए गए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें
कि साक्ष्य क्या क्या दिए गए थे। इसमें सबसे पहले पॉइंट डाल लीजिएगा कि मानव, या आप कह सकते हो ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव, इसको वैज्ञानिक नाम अपने होमो सेपियंस नाम दिया गया है, को कहा गया है। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस की अगर उत्पत्ति देखें तो आज से 30 से 40 हज़ार साल पहले हुई थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर भारत में पहले मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो भारत में फर्स्ट एविडेंस नर्मदा सोन घाटी से मिले थे मेरे दोस्तों। और नर्मदा सोन घाटी से जो कंकाल प्राप्त हुआ था उसको इतिहासकारों ने नर्मदा मेन कहा, या नर्मदा मानव की संज्ञा दी। चौथा एक एविडेंस है दोस्तों, मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि आपको भी पता है और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि मानव सीधा तो धरती पर आ नहीं गया था। मानव की एक पहले प्रजाति थी, बंदर के रूप में था। बंदर से थोड़ा सा फिर वो आधा बंदर और आधा मानव बना, और आधा मानव बंदर बनने के बाद उसके बाद आधा मानव और आधा बंदर बनने के बाद सबसे पहले बंदर था और फिर मानव बना। उसके बाद एक स्टेज ऐसी थी मेरे दोस्तों जिसमें आधा तो मानव था आधा बंदर था, उसके बाद मानव बन गया। तो इस मानव के जो साक्ष्य हैं वो नर्मदा सोन घाटी से मिले हैं। लेकिन अगर बंदर और मानव को देखा जाए तो इसको इतिहासकारों ने दोस्तों मान भाव कप्पी कहा है दोस्तों, ह्यूमन एप की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ह्यूमन एप जो कि इसके साक्ष्य हैं जो वो आपको असम के से श्वेत गिवन के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपको 3 प्रश्न, ये थे कुछ साक्ष्य के आधार पर अपने इसको बांटा। तो दोस्तों अब मैं 3 क्वेश्चन आपसे इससे कर रहा हूँ ताकि इसका आप जवाब देना। सबसे पहले क्वेश्चन है कि मानव, ज्ञानी मानव या होमो सैपियंस की उत्पत्ति आज से कितने समय पहले हुई थी। तो आपका आंसर आएगा कि सर 30 से 40 हज़ार साल पहले मानव, होमो सैपियंस ज्ञानी मानव की अपने को उत्पत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रथम मानव के साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुए थे। फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस भारत में कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो मेरे दोस्तों वो हुए थे अपने को नर्मदा सोन घाटी से, जिसको अपने नर्मदा मेन या नर्मदा मानव कहा गया। तीसरा मेरा प्रश्न है कि मानव कप्पी जो आधा बंदर और आधा मानव था, उसके साक्ष्य अपने कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो अपने असम के श्वेत गिवन के रूप में अपने को वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
आई विश ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होगी, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए इंसान की तो बात होगी दोस्तों, और ये तो अपने बात कर ली कि इंसान धरती पर कैसे आया और कितने समय पहले आया। उसके बाद जब वो पृथ्वी पर आ गया तो दोस्तों वो कोई ना कोई, ये तो अपनी थी बात, कोई ना कोई औजारों का उपयोग करेगा, कोई ना कोई चीज़ की उसको तलाश होएगी। तो सबसे पहले एविडेंस निकल के आता है कि दोस्तों सबसे पहले उसने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था, स्टोन का प्रयोग किया था। ये तो वो तो बात हो गई थी अपनी मानव की। और अब बात आ गई थी भी मानव जब धरती पर आ गया है तो उसका सबसे पहले उसने कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो मेरे दोस्तों पत्थर यानी कि स्टोन का उसने इस्तेमाल किया। और पत्थर का अगर अपना प्रयोग किया तो दोस्तों इसी को ही अपने पाषाण काल यानी कि स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। इतिहासकारों ने इसको ही स्टोन एज कहा है। और इसका श्रेय है मेरे दोस्तों, तीसरा आप पॉइंट नोट कर लीजिए, पत्थर के औजारों का जो सबसे पहले अपने को खोज करता थे, तो एक आप कह सकते हो कि डिस्कवरी और जो अपने वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रसफुट। इन्होंने ही सबसे पहले स्टोन के औजारों की खोज की थी। और सबसे पहले इसके एविडेंस औजारों टूल्स के एविडेंस साक्ष्य अपने को तमिलनाडु के अत्तिरकप्पम तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। ये थे कुछ साक्ष्यों की बात मेरे दोस्तों कि अपने को कौन कौन सी कलाकृति देखने को कौन कौन से चीज़ें प्राप्त हुई थी। और प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति है जो पल्लवरम तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। ये पल्लवरम होएगा दोस्तों, अत्तिरकप्पम अपने बाद में बात करेंगे। ये पल्लवरम से प्राप्त हुई थी, पल्लवरम से प्राप्त हुई थी। और एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर प्राचीनतम भारत के शहरों में नाम पूछे तो मेरे दोस्तों मोहनजोदड़ो है जो सबसे पुराना शहर था, जो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अगर भारत के पुराने पूछा जाए तो ये तो थी सबसे पुराना शहर यानी कि ओल्डेस्ट सिटी, तो मोहनजोदड़ो बलूचिस्तान में, अब फ़िलहाल पाकिस्तान में अब, और पहले ये क्योंकि भारत पाकिस्तान एक ही था इसलिए वहाँ थे। ये तो ये होगी अपनी साक्ष्य की बात। अब अपने बात करते हैं पाषाण काल की यानी कि स्टोन एज की। पाषाण काल, स्टोन एज। एक मिनट दोस्तों मैं पानी पी लूँ, उसके बाद अपने कंटिन्यू करते हैं।
पाषाण काल को अपने 3 भागों में बांट ही दिया था दोस्तों। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल पॉइंट डाल लीजिएगा। तो इस काल में क्या हुआ, इतिहासकारों ने दोस्तों मानव का अभी जीवन उसने यापन शुरू किया है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको आविष्कार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आकेटक, संग्राहक या कह सकते हो आप शिकारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्योंकि मानव अभी जीवन इसमें आया है और आते ही उसने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, और उसका सबसे पहला यही है भी अपनी मैं भूख या प्यास किस तरह से इसको मिटाऊं। तो वही दोस्तों सीधी सी बात है, सिंपल सी अपने को देखने को मिलती है कि पूरा पाषाण काल वो जो एज है उसमें अपने को सिर्फ आकेटक संग्राहक के रूप में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मानव अपना एवोल्यूशन कर रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसको अभी इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही कि वो कुछ कर सके। और दूसरा इसमें सबसे खास एविडेंस देखने को अपने को दोस्तों मिला है, जब एक रोचक जानकारी सामने निकल कर आती है। तो इस काल में दोस्तों मानव ने इस काल में आग पर नियंत्रण करना सीख लिया है। ल्यूस एंड की बुक में ये दिया हुआ है कि आग का आविष्कार, दोस्तों आग का आविष्कार मानव ने नहीं किया। आग तो धरती पर पहले से ही थी, लेकिन मानव ने आग पर नियंत्रण करना स्थापित कर लिया है भी, उसको आग कैसे बुझानी है और दूसरा उसको पानी से बुझानी है या मिट्टी से बुझानी है। तो इसीलिए उसने आग पर नियंत्रण करना इस काल में सीख लिया था। ये 2 ही बातें मेन इम्पोर्टेंट इस काल में हुई थी जो मैंने लिखाई है, आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा अपना एक पॉइंट यहाँ एक और निकल के आता है, मध्य पाषाण काल। इसमें दोस्तों कोई भी घटना नहीं हुई, इसके अपने याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा आता है नव पाषाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है। पिछली बार की भर्ती से, पिछली बार राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें एक बहुत ही रोचक सा सवाल उसने डाल दिया था एग्जामिनर ने, सिर्फ घुमाने के लिए, कि चक्कर का आविष्कार कब हुआ था। तो चक्कर का उसका मतलब दोस्तों यही था कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो उसका उत्तर था नव पाषाण काल। लेकिन चक्कर हर कोई समझ में नहीं आया, इसलिए लगभग का वो प्रश्न गलत हुआ था। अभी चक्कर कौन से की बात कर रहा है, तो चक्कर यानी कि वो सिर्फ पहिए का बता रहा था। तो नव पाषाण काल की मैं एक आपको मेन बातें हैं जो बता देता हूँ। तीसरे नंबर पर अपना आ जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण नियोलिथिक एज, इसको नियोलिथिक एज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नव पाषाण काल में जो भी घटनाएं हुई दोस्तों वो मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो पहिए का आविष्कार हो गया था। एक नंबर पॉइंट। दूसरा अपने ये देखें, इस काल में कृषि की खोज हो गई थी दोस्तों। कृषि की खोज हो गई थी।
इसमें मानव ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था कि एग्रीकल्चर मुझे किस तरह से करना है। और तीसरा, इस काल में आपको नवपाषाण काल में नियोलिथिक एज में स्थायी निवास, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी निवास करना सीख लिया था। स्थायी निवास करना सीख लिया था। और चौथा, इसमें सबसे बड़ी घटना और हुई, इसने पशुपालन करना सीख लिया था। अब मैं एक आपको छोटी सी कहानी बता दूं दोस्तों, क्योंकि अपने फैक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाए और उसके साथ साथ अपने थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना भी कहानी के रूप में, तो अपने को आसान करने का तरीका आसान हो जाएगा। कहानी के माध्यम से मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल और दूसरा अपना इम्पोर्टेंट काल निकल के आता है तीसरे नंबर पर, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए कि दोस्तों, मानव अभी अभी धरती पर आया है। ये 3 लोग हैं, ये तीनों शिकार पर जाते हैं, शिकार करते हैं। A B C, ये शिकार करते हैं, खाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन फिर शिकार पर जाएंगे, फिर शिकार करेंगे, फिर। तो इस चीज़ से क्या है, आपको कहीं भी परमानेंट सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों? क्योंकि वो एक दिन से दिन ब दिन वो भटकते रहेंगे। आज इन्होंने किसी पर्टिकुलर जगह पर शिकार किया और उसके बाद अपना पेट भर खाया और उसके बाद चल दिए। दूसरी बात, कल दूसरे दिन उनको वहाँ जाके आपको उनको शिकार नहीं मिला, वो आगे चले गए। उन घर तो था नहीं, तो ये तो है नहीं भी वापस आएंगे। और जहाँ गए वहाँ से शिकार किया, पेट भरा और सो गए। तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ का परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी निवास नहीं मिलेगा। इसीलिए इस एज में मानव को आखेटक संग्राहक कहा गया। आखेटक संग्राहक या शिकारी कहा गया, क्योंकि वो शिकार करता था, कलेक्ट करता था, खा जाता था और सो जाता था। फिर आगे चल दिया, आगे जहाँ दिन छिप गया उसके बाद सो गया, खाना खाया, मांस खाया और चल दिया। लेकिन उसी दौरान एक अगली स्टेज जो आती है वो आती है दोस्तों नवपाषाण काल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कृषि का महत्व क्या है। तो इस काल में क्या है दोस्तों, मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। अगर वो एग्रीकल्चर करेगा तो इसका मैं महत्व आपको समझाता हूँ दोस्तों। सपोज कर लीजिए कि ये 3 लोग हैं या ये 4 लोग हैं, ये खेती कर रहे हैं, ABCD, ये खेती कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ अपना एक खेत बनाया, इसी खेत में एक जगह अपना घर बनाया। घर बनाया तो यहाँ खेती करने लगे। खेती करने लगे तो सपोज कर लो इनको यहाँ इन्होंने कोई भी चीज़ की बिजाई की, अपना कुछ खाया और उसके बाद कुछ जो शेष बचा यानी कि अधिशेष बचा उसको अपना जमा कर दिया। उसके बाद ये था एक मानव का ग्रुप। फिर दूसरा मानव ग्रुप आया, उन्होंने अपना खेत बनाया, यहाँ घर बनाया,
और उन्होंने भी इस तरह से करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से वो धीरे 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 ये इकट्ठे होने लगे। तीसरा मानव का ग्रुप आया, उन्होंने अपना खेत बनाया, उसके बाद खेती करने लगे, उनके पास स्टोरेज होने लग गया, उनको रोज़ाना भागने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उनको पता था भी अपने कल खाने के लिए अपने पास पर्याप्त है। तो ये चीज़ें उनको देखने को मिली। फिर अपने बात करें कृषि के महत्व के साथ साथ परमानेंट जो सेटलमेंट है, ये यानी कि स्थायी निवास। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो यहाँ खेती कर रहे हैं, उनको दूसरे दिन का खाना उनके पास अवेलेबल है, उनको पता है भी अपने को ये खेती कर रहे हैं, इनसे अपने को यहाँ से सेफ है, अपने को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका कृषि का महत्व ये पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों जो कारण निकल के आता है वो है कि पशुपालन। और पशुपालन भी कुत्ता सबसे पहले था। तो पशुपालन कुत्ते की कहानी कुछ इस प्रकार से समझिएगा दोस्तों कि मानव शिकार करता था और शिकार करने के बाद वो क्या है, मांस लाता था। उसके बाद मांस खाने के बाद जो भी चीज़ बचती थी, जो भी मांस बचता था उसको फेंक देता था। तो वो चीज़ें कुत्ता खाने लग गया। तो कुत्ते को इस बात का पता चल गया कि मुझे मानव के पीछे पीछे रहना है, ताकि मैं उसके पीछे रहूँगा तो मुझे मांस मिलेगा, मुझे अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा, मानव को भी इस बात का पता चल गया कि कुत्ता मांस खाने के लिए मेरे पीछे पीछे रहता है, तो मैं इसको क्यों ना अपना पालतू बना लूँ। वो उसने पालतू इस प्रकार बनाया, एक तो उसकी नाक बहुत तेज़ होती है कुत्ते की, वो कोई भी शिकार करने के लिए जाएगा तो वो उनको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ शिकार है। दूसरा, जब मानव रात में विश्राम करेगा तो वो उसकी निगरानी करता था, कुत्ता जो है निगरानी करता था। इसीलिए तो इसमें अपने को कुत्ता जो था वो सबसे पहले पालतू जानवर था। अब कुछ सवाल हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए दोस्तों। ये था छोटा सा कंसेप्ट जिसको मैंने आपके कृषि के माध्यम से आपको बताया था कि कृषि का महत्व क्या होता है। कृषि के कारण आपको स्थायी निवास मिलेगा तो 4 लोग और आकर रहेंगे, और 4 लोग और आकर रहेंगे तो आपको एक सभ्यता का विकास देखने को मिलेगा। और सभ्यता ही आज तक जो जितने भी बड़े शहर बने हैं, जितने भी अपने को खुदाई में मिले हैं, उनका रीज़न यही रहा है कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। तो इस काल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर अपने देखें तो नवपाषाण काल में कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगर कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मैं जिस तरह से आपको बताता हूं दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आपको बड़ी करनी है, कोई भी चीज़, जैसे इन्होंने स्थायी निवास करना था तो इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर एक चीज़ को वो टाइम देने लग गए। टाइम देने से उनका स्थायी निवास हो गया, वो एक जगह टिक कर अपना जीवन यापन करने लगे। आप अगर किसी भी चीज़ की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मान के चलिएगा आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत निकाल के, टाइम निकाल के उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं उसको तैयारी कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप अगर किसी भी चीज़ को एक बार टाइम दे के देख लीजिएगा, आप उसमें सफल हो जाओगे। दूसरी बात कुछ रिवीजन हो जाए अपना दोस्तों कि पाषाण काल में हमने देखा कि 2 जो एज अपनी निकल के आई थी, इम्पोर्टेंट थी, वो थी पूरा पाषाण काल और दूसरा था नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में हमें मानव सिर्फ शिकार करता हुआ दिखाई दे रहा था। पूरा पाषाण काल में सिर्फ मानव जो आखेटक संग्रह था वो शिकार करता था, कलेक्ट करता था, उसके बाद सो जाता था। दूसरी तरफ मध्य पाषाण काल में कोई भी बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई भी घटना ही नहीं हुई। तीसरा जो नवपाषाण काल है उसमें अपने को कृषि देखने को मिली, स्थायी निवास देखने को मिला, उसको स्टोरेज का जो अनागार है या जो भी मिले हैं तो वो नवपाषाण काल में जो भी मिले हैं स्टोरेज, तो वो उसी की ही देन है, क्योंकि वो कृषि करता था और उसके बाद जो भी बचता था उसको स्टोरेज कर लाता। 4 लोगों का एक समूह आता है, चारों लोग
भी मान लो रहना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार से अपने कृषि और इसका देखने को मिलेगा। अब अपने इसमें ये तो बात होगी पाषाण काल में अपनी इसकी मानव की। अब इसमें कृषि और औजारों की और बात कर लेते हैं दोस्तों। औजार, मानव जब खेती करेगा तो मेरे दोस्तों उसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कृषि करने के लिए उसको औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो औजारों की ज़रूरत में अपने देखें तो सबसे पहले पॉइंट निकल के आता है, सबसे पहला सवाल निकल के एग्जामिनर यही पूछेगा कि कृषि और औजार अपने को कृषि के औजार अपने को देखने को किस काल में मिले। उत्तर आएगा नवपाषाण काल में देखने को मिले। दूसरा अपना जो उत्तर निकल के आता है, दूसरा प्रश्न जो निकल के आता है, तो सबसे पहले औजारों का अगर मानव यूज़ करेगा या औजारों का प्रयोग करेगा, टूल्स का इस्तेमाल करेगा, तो दोस्तों उसके लिए किसी न किसी धातु की ज़रूरत पड़ेगी। और धातु की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे दोस्तों सबसे पहले जो धातु थी वो थी तांबा। सबसे पहले जो धातु निकल के आती है वो तांबा था। और तांबे की अगर अपने धातु देखें तो धातु की सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है दोस्तों सबसे पहले इंसान के द्वारा यूज़ की गई थी। और कुल्हाड़ी है वो अपने को अत्तिरपक्कम, मैंने बताया था ना, मैं भूल गया था उस टाइम, तो अत्तिरपक्कम तमिलनाडु से इसके सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं कुल्हाड़ी के। और दूसरी अपने बात करें तो जब इंसान कृषि करेगा तो मेरे दोस्तों कोई ना कोई फसल की ज़रूरत पड़ेगी। तो तीसरा अपना जो एविडेंस है यानी कि फसल, क्रॉप, तो सबसे पहले जो मानव ने यूज़ किया था वो था गेहूं और जौ। और ये साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान से। अब बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो पहली जो फसल के साक्ष्य मिले हैं वो अपने को दोस्तों गेहूं और जौ के मिले हैं। बीट और बारले के अपने को फर्स्ट एविडेंस हैं जो मिले हैं मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान से। एक बात और निकल के आती है दोस्तों, वो है कुछ अन्य फसलों का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो अन्य फसल में दूसरा जो एविडेंस मिला है मेरे दोस्तों वो है चावल। और चावल के जो साक्ष्य हैं वो कोई कोल्डी हवा जगह है उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा यूपी में है। तो चावल के साक्ष्य हैं जो नवपाषाण काल में चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अब मेरे साथ साथ 3 प्रश्नों को दोस्तों 4 प्रश्नों को दोहराइएगा ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहली धातु कौन सी थी मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई? फर्स्ट धातु जो थी वो थी दोस्तों तांबा। दूसरा अपना है कि पहला औजार जो मनुष्य ने, मानव ने यूज़ किया था तो वो था कुल्हाड़ी, एक्स। और एक्स यानी कि कुल्हाड़ी के जो अपने को साक्ष्य मिले हैं वो अत्तिरपक्कम तमिलनाडु से इसके साक्ष्य मिले हैं। तीसरा अपना प्रश्न है कि फसल के अगर क्रॉप की है या फसल के सबसे पहले एविडेंस जो है अपने को कौन सी फसल के मिले हैं और कहाँ से मिले हैं? तो मेरे दोस्तों गेहूं और जौ के मिले हैं। बीट और बारले के एविडेंस मिले हैं। और बीट और बारले गेहूं के जो साक्ष्य हैं वो अपने को मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान से मिले हैं। कुछ अन्य फसलों में अगर आपने देखें तो अन्य फसल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। और चावल के साक्ष्य अपने उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं।
तो ये तो थी दोस्तों कृषि और औजारों में मैंने इस तरह से इसको बताया है। तो ये क्या है दोस्तों, आपको अगर आप ल्यूसेंट में देखोगे तो उसमें उन्होंने सारा मिक्स करके दे दिया है। मैंने आपको इस तरह से समझा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। किसी के पढ़ाने का तरीका यही फ़ायदा होता है, किसी का पढ़ाने का मकसद यही होता है। किताब में आपको देखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब ये चीज़ें आपको मुझे पूरी विश्वास है कि आपको कहीं भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या है कि जो इतिहासकारक थे दोस्तों, उन्होंने कुछ अलग से तरीक़ों से संस्कृतियों को बांटा था, और मैं आपको एक मानचित्र के तो दोस्तों बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियों को ल्यूसेंट में ना कुछ इस प्रकार से पार्टों में बांटा गया है। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी आप एक बार इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बर्तनों के आधार पर इसको सिर्फ डिवाइड किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन होएगा। तो जो काले तथा लाल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे दोस्तों, उसको मालवा संस्कृति का नाम दिया गया, क्योंकि उधर काला और लाल मिट्टी ही ज़्यादा पाई जाती है। जिसने दूसर मिट्टी का उपयोग किया था, जिसने दूसर मिट्टी के अपने को बर्तन ज़्यादा उपयोग में किए थे, उसको ब्रुज होम संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और एक जोखे संस्कृति है जिसके लाल मिट्टी के बर्तन अपने को देखने को मिले हैं। इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, बट एक बार रीड कर लीजिएगा। दक्षिणी नवपाषाण काल में चमकीली धूसर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया है। पूर्वी नवपाषाण में अपने को भूरे व लाल रंग के बर्तन देखने को मिलेंगे। और जौरवी संस्कृति थी ताम्रपाषाण कालीन, इसको ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति कहा गया है। यहाँ पर तांबे के बर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें गांव का नाम है इनाम गांव में ये ताम्रपाषाण संस्कृति देखने को मिली थी। एक छोटा सा नोट दिया गया है ल्यूसेंट की बुक में, जो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय नागरिक सेवा के इंडियन सिविलियन सेवा है जो उसके अधिकारी थे कोई रिजले, जिनका नाम था रिजले। तो वो फर्स्ट व्यक्ति थे, जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार यानी कि फर्स्ट बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय की जनसंख्या का विभेदीकरण किया था। भारतीय जनता को इस प्रकार से बांटा था उन्होंने, उनका नाम था रिजले। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल से अपने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता है, कल के लिए ज़रूर आप वेट करिएगा अगली वीडियो के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं चाहे सेंटर की भर्ती लगा लीजिए, चाहे आप अपनी स्टेट लेवल की भर्ती लगा लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आज अपने क्या पढ़ा था। तो आज अपने लेखन के आधार पर इतिहास को पढ़ रहे थे। इतिहास को दो भागों में बांटा गया था, एक तो घटनाओं के आधार पर, दूसरा अपने लेखन के आधार पर। जो अपनी घटनाओं के आधार पर इसमें अपने एशियन हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को अपने रीड किया था। और दूसरा अपने जो अपना पार्ट है वो था लेखन, यानी कि रिटन एविडेंस के आधार पर अपने को आप कह सकते हो, जिसमें प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री पीरियड और आदि ऐतिहासिक काल और अपना ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को भी अपने उस काल को कहा गया है जिसको अपने लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, और पढ़ना तो जा ही क्या सकता है, क्योंकि उसका अगर सर्वोत्तम उदाहरण देखें तो स्टोन एज जो कि पाषाण काल है उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है अपना आता है आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में एविडेंस जो अपने रिटन एविडेंस है, या मान लो स्क्रिप्ट्स कह सकते हो, वो लेखन विधि अपने को देखने की मिली है पूरी की पूरी, बट उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, आज तक उसकी भाषा अपने को समझ में नहीं आई है। तो वो उसका अगर सर्वोत्तम उदाहरण अपनी मान के चलें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने कल पढ़ेंगे वो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता में से एक गिनी जाती है। तीसरा अपने देखें तो ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, और ऐतिहासिक काल को भी अपने जो
उसके लिखित एविडेंस मिले हैं और पढ़े भी जा सके हैं। वैदिक काल से लेकर जो आज तक का इतिहास है वो दोस्तों उसी में कलेक्ट किया जाता है। और प्राग ऐतिहासिक काल में अपने स्टोन एज के बारे में बात की थी। स्टोन एज को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल है। और पहले में पूरा पाषाण काल में आपको कुछ ही ज़्यादा इनोवेशन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ मानव जात हो वो आखेटक संग्रह था, वो शिकार करता था, खाता था और सो जाता था। दूसरा उसमें एक बहुत ही बड़ी घटना जब हुई, जब उसने पत्थर से आग मान लो भी आग बनी और उस पर नियंत्रण करना शुरू कर लिया था। तो आग पर नियंत्रण करना उसने सीख लिया था। लेकिन आग तो पहले से ही मैं बता दूं कि आपको धरती पर थी, उसने आग का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन आग पर नियंत्रण करना उसने स्थापित कर लिया था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई दोस्तों। और नव पाषाण काल में अपने बहुत ही बड़े कुछ इफेक्ट्स से, तो मैंने आज कुछ अलग तरीके से कहानी टाइप में भी आपको बताया कि उसमें अपने को पहिए का आविष्कार देखने को मिला। दूसरा कृषि का अपने महत्व देखा कि कृषि का महत्व कितना बड़ा होता है। तीसरे अपने को स्थायी निवास यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का देखने को मिला। चौथा पशुपालन यानी कि पालतू कुत्ता है जो उसका साथी बना। तो ये चारों चीज़ें अपने नव पाषाण काल में बात की थी। और उसके बाद कृषि और औजारों की बात की, तो कृषि और औजारों में सबसे पहले उसने धातु जो प्रयोग में लाई थी वो थी तांबा। और उसके बाद रॉबर्ट बर्नस्टूड थे जिन्होंने पत्थर के औजारों की खोज के बारे में बताया था कि मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। और इसके अपने को एविडेंस थे जो थे पल्लवरम तमिलनाडु से मिले थे। और तांबे के बाद दोस्तों कुल्हाड़ी का सबसे पहले मानव ने उपयोग किया था। और कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य हैं अपने को अतिरपक्कम यानी कि तमिलनाडु से साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद उसने खेती करना शुरू कर दिया। और खेती में अपने देखें तो उसने सबसे पहले गेहूं और जौ यानी कि बीट और बारले का सबसे पहले उपयोग किया। और गेहूं के जो फर्स्ट एविडेंस है वो दोस्तों मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से अपने को साक्ष्य मिले हैं। दूसरी अन्य फसलों में देखें तो कोल्डी हवा से उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो था आज तक की जो कि इम्पोर्टेंट जितना भी था दोस्तों मैंने आपको नोट्स के रूप में बताया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सिर्फ एक बटन क्लिक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं आपको जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि अब मैं ल्यूसेंट जीके की जो बुक्स है सामान्य ज्ञान वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ इस बुक से मैंने जिस प्रकार से एनालाइज करके इसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से मैंने सही तरीके से समझाया है, आपको कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको बहुत से वीडियो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको वीडियो आपको सबसे अच्छी ना लगे तो मुझे पीछे बिठा देना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। धन्यवाद, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।